सभी लोग सीधा बैठेंगे। टेक अ डीप ब्रेथ इन, ब्रीद आउट। टेक अ डीप ब्रेथ इन, ब्रीद आउट। हाथों को जोड़ेंगे, अपने ईष्ट को याद करेंगे, अपने कुल देवी कुल देवता को ध्यान में लाएंगे, सभी दिक्पालों को याद करेंगे, सभी दैवी शक्ति जो हमें मदद कर रही है आगे बढ़ने पे, उन सभी को ध्यान में लाएंगे। अपने माता पिता, अपने गुरुजन सभी का धन्यवाद करेंगे और उनसे आशा रखेंगे कि वो हम पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे हमेशा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दोनों हाथों को रब करेंगे, अपनी आंखों पे लगाएंगे, चेहरे पे लगाएंगे, शरीर पे लगाएंगे और धीरे धीरे अपनी आंखों को ओपन होने देंगे। एक बढ़िया सी स्माइल देंगे और अपने नॉस्ट्रिल को चेक करेंगे कौन सा एक्टिव है। उसी तरफ कैमरा, वीडियोस, आपकी बुक्स सभी को कर लेंगे। चलिए, तो हम लोग ना अब अपने सफर में काफी आगे चल चुके हैं। काफी हद तक मैं समझती हूँ आप लोगों को वैदिक वास्तु भी समझ में आने लगा है कि कैसे वैदिक वास्तु साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है ना। और किस तरह से, क्या कहते हैं आप, एक सेकेंड, और किस तरह से हमें अपना घर डिजाइन करना चाहिए, क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको यूटिलाइज करना चाहिए। और अगर कभी हमारे सामने अचानक ऐसी कोई सिचुएशन आती कि भाई ये तो नया ही है, ऑल टुगेदर प्लान नया है, क्या समझे, तो आपको आपके प्रिंसिपल्स को वहां पे अप्लाई करना शुरू कर देना है। ठीक है, कोई भी जरूरत नहीं है आपको कि कंफ्यूज होना है या डरना है कि यहाँ पे होना चाहिए या वहां पे होना चाहिए, क्या होना चाहिए। क्योंकि हम बेस लेवल पे बात नहीं कर रहे ना, हम अच्छी तरह से सीख रहे हैं चीजों को विद साइंस। तो अब इतने के बाद देखिए, हमने बोल लिया कि हाँ सब चीज डिजाइन कर ली, सब बढ़िया है, बहुत बढ़िया। बट इसके बावजूद जैसे आजकल कुछ समय से हम लोगों ने वास्तु नहीं यूज किया है, बहुत सारे हम में से लोगों के जो घर है या जो लेआउट है ये बहुत ही अलग तरीके से भी बने हुए हैं, है ना। तो अब क्या है कि उसमें दोष उत्पन्न हो रहा है, बेसिकली वास्तु दोष। तो अब इनको सॉल्व करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, रेमेडीज करनी पड़ती है। तो इसीलिए जो रेमेडीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट प्ले करती है। सपोज अगर हमने डिजाइनिंग वगैरह सब सोच लिया फिर भी हमारी लैंड की एनर्जी अच्छी नहीं है तो क्या करेंगे, तो उसको तो ठीक करना पड़ेगा हमें। स्लोप ठीक नहीं है तो वो भी हमें ठीक करना पड़ेगा, है ना। इस तरह से काफी सारी चीजें हैं, विंडो है नहीं है, जो भी जगह पे नहीं है तो सारी चीजों को सॉल्व करना पड़ता है। डू यू अग्री और नॉट? अब जब अपने को इतना पता है तो सॉल्व तो करेंगे ही ना। तो अब जो हम सॉल्व करने पे आते हैं ना, हम लोग ना पागल हो जाते हैं, थोड़े से अजीब सा बिहेव करने लगते हैं। मैम रेमेडी क्या है, मैम रेमेडी क्या है, रेमेडी क्या है, सब जगह कोई हमें कुछ भी बोल दे तो वो बस हम बोलते हैं हाँ 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 ठीक है ठीक है, और उसका हमारा लोग बहुत फायदा भी उठा चुके हैं, है ना। क्योंकि हमें चेप देते हैं, अलग अलग रेमेडी बोलते हैं, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो तो आपका काम हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है। जो रेमेडीज है ये भी एक सिस्टमैटिक तरीके से और अलग अलग लेवल की रेमेडीज होती है। तो सबसे पहली चीज जो है वो हमें देखना जरूरी है कि हमारी एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। वहां पे आपके प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, फिर आप देखेंगे कि क्या आपके सामने चीजें पॉसिबल है। तो आज हम इसी चीज को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं कि एग्जैक्टली हमें कैसे पता हो। हजारों की संख्या में मेरे को लगता है रेमेडीज फ्लोट हो रही है आज की तारीख में। इफ आई से द ट्रूथ, कोई बोलता है ये करो, कोई बोलता है वो करो, कोई बोलता है ऐसे ये सही है, कोई बोलता है वो सही है। तो इट्स वेरी नेचुरल कि हम लोग
हर चीज करते हैं और हर चीज में फ्लॉप भी हो जाते हैं, क्योंकि हमने मेन उसको प्रिंसिपल के बेस पे किया ही नहीं है। और कुछ लग भी जाती है तुक्के से, या थोड़ा प्रिंसिपल सेट हो गया होता है तो लग जाती है। तो वो हमें वैसे नहीं चलना है, हमें बाय चांस नहीं चलना है, हमें बाय चॉइस चलना है, कि जो रेमेडी हमने सिलेक्ट की है दैट हैज अ पर्पस टू सॉल्व। तो इससे हमारा काम ज्यादा एक्यूरेट होता है। क्या आप चाहेंगे कि आपका हार्ट का ऑपरेशन हो रहा हो, जो डॉक्टर है वो आपका कोई और रेस्पिरेटरी सिस्टम का डॉक्टर है, बाई चांस आके आके आपकी हार्ट की सर्जरी कर जाए? भले उसका नाम रेस्पिरेटरी में बहुत अच्छा होगा, बट वो आपकी हार्ट की सर्जरी करेगा तो चलेगा क्या? अप्रोक्सीमेटली। या आपकी नीज की सर्जरी करके चला जाए कोई भी हार्ट का डॉक्टर, विल इट बी ओके विद यू? तो ये हमारे वास्तु के केस में कैसे हो सकता है? क्योंकि जो हम है वही हमारा वास्तु है ना, और जो हमारा वास्तु है वो हम है। तो इतना मतलब एक तो अंधविश्वास ही नहीं होना, बट फिर भी चीजें उसमें छुपी हुई है, राज। आपका वास्तु आपके बारे में बहुत चीजें बताएगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम जो है हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे। तो इसी को हम समझ रहे हैं कि वास्तु में रेमेडीज कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले तो रेमेडी, रेमेडी क्या है, रेमेडी क्या है, बहुत सारी रेमेडीज है, टेंशन नहीं, बट पहले समझना है कि ये एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ है, सिचुएशन में है ना। कई बार हो सकता है हमें प्लानिंग में भी नहीं मिल रहा हो सही चीज, लैंड वगैरह नहीं अच्छा है ना, स्लोप वगैरह क्या क्या करना है, बहुत सारी चीजें आती कई बार। और आजकल तो वास्तु दोष ही बहुत सारे हो गए। फिर ये देखना है कि इसकी सीवियरिटी कितनी है। अब सिंपल सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मैंने स्टेयरकेस नॉर्थ ईस्ट में बना रखी है, तो इज इट अ सीवियर थिंग एज पर द प्रिंसिपल्स जो आप लोगों ने आज तक स्टडी किए हैं? इट इज अ वेरी सीवियर थिंग, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का आपका जो भी इश्यूज है, टॉयलेट है, स्टैकेस है, ये सब सीरियस इश्यूज है। तो ये सीरियस रेमेडी ही मांगते हैं। वहां पे अब आप बोलोगे कि मैं भगवान की फोटो लगा दूं, है ना, या अपना मंदिर शिफ्ट कर लूं तो एनर्जी बढ़ जाएगी क्या? नहीं, वो आपकी ओरिएंटेशन एंड इंटीरियर वाली रेमेडी हो गई है ना, वो यहाँ पे अब वर्क नहीं करेगी आपकी, क्योंकि ये सीरियस डिफेक्ट है। ठीक है। हाँ, अब मैं पूछूंगी कि आपके साउथ साइड में जो बेडरूम है उसमें ब्लू कलर का कर्टन है, तो ये जो दोष है ये इसकी क्या सीवियरिटी है? क्या लेवल है? लो लेवल है, राइट। लो लेवल है, आप निकालो पर्दा और बदल दो, दूसरा लगा दो जो वो जोन के साथ जा रहा हो। एंटी कलर है ना, हटा दिया आपने, फटाफट पॉसिबल है इसको चेंज करना। तो अब चीजों को ऐसे समझना है कि एग्जैक्टली exactly क्या चीज की प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है ना। तो चीजों को समझेंगे पहले, तो सिवियरिटी कैसी है, और कुछ के इलाज तो सिंपल ही है। अब पर्दा है लाल कलर साउथ में तो बदल दो वही, कौन रोक रहा है आपको, है ना। 1000 से लेकर अलग अलग रेंज में आते हैं पर्दे, बदल दो जो आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से, खत्म, उसका दोष वही खत्म हो गया। बट अब आपकी स्टैक कैसे, इसकी सिवियरिटी जो है ये तो अब इतनी ज्यादा है आपकी कि ये आपकी स्ट्रक्चरल चेंज में भी नहीं आती। अब मैं बोलूं किसी का मंगल नीच का है और उसका बेडरूम साउथ में है, मंगल नीच का है और उसका बेडरूम साउथ में है, अब क्या हो गया ये लेवल सिवियरिटी का? और इसके लिए रेमेडी क्या करोगे? हटा दो ना वहां से उसको। सिवियरिटी तो हाई हार्ड है ना, नॉट हाई है, हाई टू मीडियम में है ही। जैसे ही दशा आएगी ज्यादा असर होगा, व्यक्ति परेशान भी रहेगा। आप बेडरूम चेंज कर दो उसका, या उसके बेड का जोन चेंज कर दो।
इसमें मगर जो रेमेडी है आपकी बहुत सिंपल है, इसमें कोई आपको कोई बहुत खास चीज करने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए ये जो कॉम्बिनेशन है सिवियरिटी का और साथ में आपका क्या कर सकते हैं उसमें, वो इम्पोर्टेंट है। जरूरी नहीं है कि मेरे को कोई बहुत बड़ी रेमेडी करनी है, रेमेडी सिंपल भी हो सकती है और कोई चीजों में डिफिकल्ट भी होता है। तो इस तरह से आप जो है हर लेवल को समझोगे पहले तो रेमेडी के, और फिर रेमेडी लगाएंगे। अब रेमेडी में ना मैंने एक देखा है जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, जो बहुत सिंपल है बट लोग घुमा देते हैं इसके अराउंड चीजें, या तो किसी को पता नहीं होता या कोई जानबूझ के भी करता है, दोनों ही चीजें हैं, ठीक है। तो मैं मगर आप लोगों को इस चीज पे क्लियर कर, रेमेडीज है ना हमेशा अपनी 3 लेवल पे होती है। सबसे पहला जो लेवल होता है अपना, वो इतना सिंपल होता है कि आप फिजिकल एंड फंक्शनल रेमेडी कर दो। जैसे बेडरूम शिफ्ट कर दिया आपने, डिजाइनिंग ठीक कर दी, कर्टन ठीक कर दिए, है ना। फिर एनर्जीज को, सेकंड लेवल होती है एनर्जी बैलेंस करना, कॉस्मिक एनर्जी बैलेंस करना। फिर थर्ड रेमेडी होती है जो कि वैदिक एडवांस रेमेडीज में आती है, वो आपकी होती है मतलब जिसमें थोड़ा आपको क्या कहते हैं, हल्का तोड़फोड़ की जरूरत पड़ सकती है ना, बट जरूरी नहीं है कि बहुत मेजर चेंजेस की जरूरत आए। बट इसको हम कैटेगरी डालते हैं लैंड सर्जरी में, है ना। तो ये चीज आ जाती है, तो आज मैं आपको इन सब के बारे में बताने वाली हूँ। देखिए फिजिकल एंड फाउंडेशनल तो अब मैं आप लोग कर ही सकते हैं, नाउ यू ऑल आर वेरी कैपेबल, कि आपको समझ में आएगा बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल कि आपको कैसे प्लानिंग करनी है, कैसे रीअरेंज करना है चीजों को, है ना। कौन से रूम को कैसे यूटिलिटी देनी है, किसको बेडरूम कहाँ देना है नहीं देना है, स्टेयरकेस आपकी कहाँ होनी चाहिए आउट ऑफ प्रिंसिपल, पानी का वाटर सोर्स कहाँ होना चाहिए, फायर सोर्स कहाँ होना चाहिए, आपकी फर्नीचर की प्लेसमेंट कैसी होगी, है ना। नॉर्थ में नहीं रखेंगे, ईस्ट में नहीं रखेंगे, ये सब चीजें अब आप समझते हैं, लोड बैलेंसिंग हो जाएगा। आप किसी के घर में घुसेंगे, वैसे आपने देखा नॉर्थ बंद है, सिंपल बात बोलो ये इसको हटाओ भाई, ये आपका प्रॉब्लम है, और वो तुरंत ही हो सकती है रेमेडी। इट डजेंट टेक मच टाइम। अब आपने देखा कि मिरर लगा हुआ है कहाँ पे, साउथ वॉल पे, वो प्रॉब्लम देगा ही देगा। आपके प्रिंसिपल्स में आ गया ना वो सारी चीजें, उसको उठाओ और लगाओ दूसरी साइड में। आपकी घड़ी गलत जोन में लगी है, हटाओ उसको, प्लेसमेंट चेंज करो, है ना। तो ये सिंपल सिंपल भी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा मैटर करती है, एक तो डिजाइनिंग और रेमेडी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आपको लग रहा है कोई ओपन स्पेस है, साउथ ईस्ट ओपन है, साउथ वेस्ट ओपन है, तो उसको बंद करना पड़ेगा आपको, वेंटिलेशन देके करेक्शंस कीजिए सही चीजों की, ठीक है। अब ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये अब आप सब भी काफी हद तक सब जानते हैं, आपका बाकी की वीडियो से रिवीजन भी हो जाएगा। फिर आप बात करते हैं कुछ ऐसी रेमेडीज है जैसे इंटीरियर्स आर्टिफैक्ट्स, जिसका तो भरमार चला है इंटरनेट पे, यहाँ पे ये लगाओ वहां पे ये लगाओ, है ना। तो ये चीजें आप कर सकते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग। बट इन सब से आपकी कॉस्मिक लेवल की एनर्जी जो है वो शिफ्ट होती है, ठीक है। मटीरियल डिफरेंट, क्या कहते हैं, पेंटिंग्स लगा सकते हैं आप, डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स यूज कर सकते हैं, सिंबल्स यूज कर सकते हैं आप, है ना, ओम स्वस्तिक श्री यंत्र लोटस, ये सारी चीजें बड़ी असरदार होती है, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। ये विदाउट तोड़फोड़ वाली आपकी रेमेडी है। आपके एंट्रेंस की करेक्शंस कर दीजिए, है ना, कलर थेरेपी कर दीजिए, प्रॉपर जगह पे प्रॉपर कलर लगा दीजिए प्रॉपर जोन में, ये आपकी बेसिक रेमेडी। उसके बाद वैदिक वास्तु में कुछ बिना तोड़फोड़ की और भी इंपॉर्टेंट रेमेडीज है, जैसे कि आपका ध्वज। ध्वज जो है हमारा केतु को रिप्रेजेंट करता है। केतु मतलब एक आपका अथॉरिटी दिखाता है, आपकी पोजिशनिंग दिखाता है। तो आपने देखा होगा कई सारे मंदिरों में ध्वज लगता है ना, सब मंदिर में ध्वज लगता है, और ये रेमेडी भी बताते हैं एस्ट्रोलॉजी में कि ध्वज लगा के आओ। तो यही ध्वज आपके लिए आपकी कोई भी स्पेस में अगर सही तरीके से हम यूटिलाइज करें तो हम इस पे इसका इससे एनर्जी बैलेंस कर सकते हैं। फिर हमारे मिरर्स हो गए। मिरर हमारे क्या है, एक्सटेंशन करने के काम आते हैं, कहीं कट है तो वहां पे आपके मिरर्स काम आएंगे। मिरर्स में भी डिटेल्स है, कॉन्वेक्स होता है वो आपका पास में लाता है चीजों को, कॉनकेव होता है वो दूर ले जाता है, तो इस वजह से एक्सटेंशन एंड कट दोनों में ही ये रेमेडीज आपकी
यूज होती है। फिर इसमें शेप है, ट्रायंगल में तो बिल्कुल ही नहीं यूज कीजिए, है ना। मिरर ट्रायंगल का तो मतलब आपका एंटी ही बना रहे हैं आप। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें मिरर की आती हैं। मिरर हमेशा ईस्ट और नॉर्थ में ही लगेगा, ठीक है, और पॉजिटिव जोन्स में लगेगा। फिर ये है हमारा नंदावर स्वस्तिक। अब ये देखिए, ये जो स्वस्तिक है ना, ये अपने आप में 1 लाख बॉबी एनर्जीज जनरेट करता है। जहां भी है ये वहां पॉजिटिविटी लाता है, साथ में नेगेटिविटी हटाता है। तो आपकी चीजें जैसे कि आपका हो गया इलेक्ट्रिक मीटर, है ना। ये आपका इलेक्ट्रिक मीटर है, ये बहुत सारों का रॉन्ग जोन होता है, क्योंकि जैसे ही एंटर करते हैं वहां होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप नंदावर स्वस्तिक इसको चारों साइड में एक एक इंसर्ट करके रख दीजिए, तो वो सारी नेगेटिविटी जो है आपकी चली जाएगी। इसके अलावा भी हम बहुत सारी चीजों में जो है नंदावर स्वस्तिक का इस्तेमाल करते हैं पॉजिटिविटी जनरेट करने के लिए। फिर क्रिस्टल्स, हर एक क्रिस्टल की अपनी एनर्जी होती है। वो एनर्जी जो है वो हमें क्या कहते हैं, वो पर्टिकुलर जो एनर्जी चाहिए होती है वो क्रिस्टल बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं और हमारे लिए बढ़ाते हैं, क्योंकि वो एब्जॉर्ब करते हैं और हमें रिफ्लेक्ट करते हैं, हम तक वो काम आते हैं। जैसे आप सिंपल ले लीजिए, एमेथिस्ट ले लीजिए। एमेथिस्ट क्या करता है, नेगेटिव एनर्जीज को क्लियर करता है और क्लैरिटी वाली एनर्जी जो है वो लेके आता है। तो कभी भी आप एमेथिस्ट अपने साथ रखेंगे ना, तो आप देखेंगे कि कोई भी नेगेटिविटी आप तक आएगी तो, बट उसके साथ साथ आपकी क्लैरिटी भी होती चली जाएगी। नेगेटिव आना तो आम है, बट क्लैरिटी हो जाएगी। तो इन क्रिस्टल्स को हम बहुत ही अलग अलग यूटिलाइजेशंस कर सकते हैं। अब तक आपने सुना है हाथ में पहन लो, यहाँ रख लो, वहां रख लो, नहीं, ये आपकी बहुत जगह पे होती है। एक तो वो जो ऊपर ऊपर हम करते हैं उसे हम कहते हैं कॉस्मिक रेमेडी, है ना। ये जोन में ये, जैसे नॉर्थ में ग्रीन एवेंचुराइन रख लीजिए आप, साउथ में आप रेड जैस्पर रख लीजिए, साउथ ईस्ट में आप चाहते हैं तो डायमंड का चूरा डाल सकते हैं, डायमंड रख सकते हैं वहां पे हम लोग। तो इस तरह के काफी सारे, बट एक चीज होती है लैंड एनर्जी। ये लैंड एनर्जी को भी एनहांस करता है और इसे हम डिफरेंट डिफरेंट सर्जिकल टेक्निक्स में अंडरग्राउंड में यूज करते हैं। वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि कैसे करते हैं। तो इसीलिए बहुत सारा क्रिस्टल वहां यूज होता है, बट अगेन क्रिस्टल के अराउंड भी बहुत कहानियां बनी है। टोटली चाइना से डंप हो रहे क्रिस्टल, क्रिस्टल की क्वालिटी भी प्लास्टिक होती है, वैसे टाइप के क्रिस्टल्स आ जाते हैं मार्केट में, दिख रहे हैं, है ना। खाली ये एक क्रिस्टल पहन लो आपकी जिंदगी बदल जाएगी, पाँव में पायराइट पहन लो पैसा आ जाएगा। ये सारी चीजें फेक है, देखो मैं बता रही हूँ, डोंट फॉल फॉर इट। हर चीज, क्रिस्टल का भी एक तरीका होता है वर्क करने का, उसको हम जब अभिमंत्रित करके यूज करते हैं तब वो पहले तो वर्क करता है, क्योंकि अभिमंत्रित करने से वो उसकी एनर्जी जो है वो एनहांस होती है। अदरवाइज वो एक ज्वेलरी का पीस है, आप पहन सकते हो, अच्छा लगता है, कभी पार्टी वार्टी में पहनते तो अच्छा लगता है देखने में, है ना, क्रिस्टल से भी। बट विदाउट दैट इट इज यूजलेस, ठीक है। तो आपने मेरे को सही बहुत बात है। ज्यादा कहीं नहीं क्रिस्टल्स। देखा होगा कि मैं कहती हूँ ये क्रिस्टल पहनो, वो क्रिस्टल पहनो, क्योंकि आई एक्चुअली डोंट बिलीव अनलेस एंड अनटिल आप प्रॉपरली उसको अभिमंत्रित करके यूज करते हैं, ठीक है। आपके घर में भी जैसे मैं भी लगाती हूँ, है ना, क्रिस्टल्स के, बट उसको अभिमंत्रित करके लगाया जाता है। उसके अबाव हम, है ना, क्रिस्टल्स के जो चिप्स है इसको यूज करके हम डिफरेंट डिफरेंट ब्रह्मनाभि में या फिर चबूतरे में या फिर अपने डोर पावर में, इन सब में यूटिलाइज करते हैं। डिपेंड करता है कि जोन वगैरह क्या है, ठीक है। तो हमेशा एक तो क्रिस्टल सिलेक्ट कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा कि ये क्रिस्टल सही है या गलत है। क्रिस्टल के लिए आपको हमेशा क्रिस्टल को एनर्जी से चेक करते हैं। ये जो क्रिस्टल होता है ना, इसकी अपनी एनर्जी होती है। अगर आप अपना हाथ, अगर आप यूज टू है मतलब एनर्जी चेक्स के, तो आप इसके पास लाके देखिए, अगर ओरिजिनल होगा तो आपको उसका ऑरा फील होगा।
और अगर प्लास्टिक का होगा तो आपको ऑरा फील नहीं होगा। तो इस तरह से आपको पहले तो क्रिस्टल चेक करने चाहिए जो भी आप यूटिलाइज कर रहे हैं वो। और उसके बाद आपको ये भी चेक करना है कि फिर यूज करना है अभिमंत्रित करके। हमेशा क्रिस्टल्स को आप पहले सॉल्ट वाटर में भिगाएंगे ओवरनाइट। ठीक है। फिर आप उसको चंद्र के रोशनी में रख सके और फिर सूरज की रोशनी में रखें एक एक दिन। इस तरह करके पहले तो फिजिकल लेवल पे क्लीन करते हैं और उसके बाद उसको हम यूटिलाइज करते हैं। ठीक है। फिर आपके आ गए जेमस्टोन। देखिए क्रिस्टल क्या है, कंपैरेटिवली आपको कॉस्ट वाइज इफेक्टिव पड़ते हैं ना कंपैरेटिवली। बट जेमस्टोन्स थोड़े कॉस्टली होते हैं, बट सो इज द डिफरेंस है ना। ये एस्ट्रो का बेस में ज्यादा आए हैं क्रिस्टल्स में। अब पुखराज है ये आप नॉर्थ ईस्ट में रख लगाइए। एमरल्ड है नॉर्थ में लगाइए। नीलम है तो वेस्ट में लगाइए। मूंगा है साउथ में लगाइए। मोती नॉर्थ वेस्ट में। माणिक है आपका ईस्ट में कर दीजिए। गोमेद आपका साउथ वेस्ट में कर दीजिए। ठीक है ना। डायमंड आपका साउथ ईस्ट में कर दीजिए। लहसुनिया भी आप साउथ वेस्ट में कर सकते हैं। ये दो ही दो। देखो अब जेम्स है इसको तो हम हाथ में नहीं लेंगे लेके घूम सकते हैं ना। क्रिस्टल बाउल तो नहीं बन सकता इसका, तो आप इसको धरती में डाल सकते हैं। उससे वो लैंड की जो एनर्जी है ना वो बहुत ज्यादा बूस्टअप होती है। अगर आपने पास में देखा होगा तो कई सारे बड़े बड़े राजघरानों की दहलीज खोल के देखिए या कोई कोई उसके गड्ढे देखिए। उसमें ना बहुत सारे आपको रत्न जड़े हुए मिलेंगे। सो उस तरह से आप जो है जेमस्टोन्स का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं और जो लैंड की एनर्जी है उस पर्टिकुलर जगह की एनहांस कर सकते हैं। फिर आपके मेटल्स। मेटल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है मेटल्स, नेचुरल चीज है ना जो धरती से ही आई है ना। तो वहां की वो क्वालिटी बहुत ज्यादा एनहांस कर देती है। बट अब मेटल्स में भी क्या है, जितना आप सोना चांदी कॉपर ब्रास जितना अच्छा मेटल आप धरती को दोगे उतनी आपके धरती की लैंड की एनर्जी एनहांस होगी। आपने ये भी देखा होगा कि पुराने टाइम में दहलीज के नीचे से चांदी की तार, चांदी के कॉइन्स, गोल्ड के तार, स्पेशली जितना क्या बोलते हैं राजघराना होगा उसमें उतनी ज्यादा चीजें आपने पाई होगी। बट चांदी की तार वगैरह तो सिंपल घरों में भी आपने देखी होगी। बट हम आजकल जो है ना इसको यूटिलाइज करना बंद कर दिया हमने, काफी कम कर दिया है, जिसको हमें बढ़ाना है। इसको साथ ही आप अलग अलग फॉर्म में हो सकता है आपका मेटल, गोल्ड सिल्वर वायर के फॉर्म में यूज होता है, स्ट्रिप के फॉर्म में यूज होता है, रॉड कॉइन्स अलग अलग फॉर्मेट में यूज होता है ना। साथ ही हम लोग जैसे आर्टिफैक्ट्स बनाते हैं, जैसे ब्रास का सूरज बना लिया आपने, हाथी बना लिया, है ना। इस तरह से भी हम मेटल को यूटिलाइज कर सकते हैं क्योंकि एनर्जी वो जो है वहां की अब्जॉर्ब करके आप तक पहुंचाता है। इसीलिए सही जोन में सही मेटल फायदा करता है। बट अब यहाँ जो त्रिधातु है ये भी हमारे यहाँ देखिए त्रिधातु पंचधातु अष्टधातु भी बनते हैं। त्रिधातु आपका कॉपर, ब्रास एंड सिल्वर। पूरा सिल्वर नहीं होता, वो सिल्वर की सिर्फ उस पे कोटिंग होती है ना क्योंकि सिल्वर इज अ कंपैरेटिवली कॉस्टली मेटल। ये वाला त्रिधातु हमको यूज करना है। हमको लेड एंड जिंक वाला त्रिधातु नहीं यूज करना है। वो सस्ता मिल जाएगा आपको, वो नहीं डालते हैं हम लोग लैंड में। क्या आप चाहते हैं आपके लैंड लीड लेड होता है उसके अंदर, उससे आपकी धरती की एनर्जी बढ़ेगी क्या? लेड अगर हमारे पानी में मिलता है तो कितनी सारी बीमारियां हो सकती हैं हमें। तो वो एनर्जी हमें नहीं बढ़ानी है, लेड से नहीं बढ़ेगी। अगर वहां साउथ वेस्ट की भी एनर्जी आप एनहांस करना चाहें तो वहां आप ब्रास यूज करेंगे जो कि वहां का एलिमेंट है। ठीक है। तो आपका जो नॉर्थ ईस्ट है वहां आपका गोल्ड आ जाएगा। ठीक है। फिर आपका सिल्वर भी आप यूज कर सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में। ईस्ट में आप गोल्ड या फिर ब्रास यूज कर सकते हैं। साउथ ईस्ट में आप कॉपर यूज कर सकते हैं।
साउथ में भी कॉपर यूज होगा, साउथ वेस्ट में ब्रास यूज होगा, वेस्ट में आएंगे तो त्रिधातु यूज होगा, आप नॉर्थ वेस्ट में भी आपका त्रिधातु या सिल्वर यूज होगा, इसी तरह नॉर्थ में आपका त्रिधातु एंड सिल्वर यूज होगा। तो इस तरह से आपको मेटल्स को यूज करना है। तो गोमती चक्र हमारे वेदिक्स में ये कुछ कुछ बहुत सिंपल सी चीजें हैं, बट इनका चमत्कारी उपाय लिखा हुआ है ना। ये सारी चीजें आप लोग अपने लिए या अपने क्लाइंट के लिए जो है बेसिक लेवल पे कर सकते हैं आराम से। पहले इसको करके देख सकते हैं अगर आप चाहते ही हैं देखना कि ये मेरी बात जो मैं सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, या कई बार सामने वाले के पास उतना पैसा नहीं होता, तो आप ये लेवल का उसका उपाय करा के उसको थोड़ा सा चीजें बेटर कर सकते हैं। तो गोमती चक्र के बड़े ही चमत्कारी उपाय होते हैं कि ये ना, सबसे पहले तो ये अभिमंत्रित होता है तभी ये काम करता है, नहीं तो गोमती चक्र आपको टनों की क्वांटिटी में दुकानों में पड़े मिलेंगे। बट आपने देखा क्या, फिर तो उनकी दुकानें उड़ जानी चाहिए थी ना, एकदम पावर के मारे नहीं उड़ती ना। क्यों? क्योंकि ये जो है ये अभिमंत्रित करने से ही जो है एक्टिव होता है। और अभिमंत्रित करके तो इसके काफी सारे आप पॉजिटिव उपाय कर सकते। कई बार किसी किसी लोगों को बड़ा नेगेटिविटी की वजह से सपने आते हैं नेगेटिव वगैरह, मन में चलता रहता है। एक सिंपल सा भी उपाय कर सकते हैं आप गोमती चक्र ले और अमावस्या के दिन उसको इंटेंशन के साथ जो है एक्टिवेट करें कि जो भी नेगेटिविटी है उसको मेरे सामने आप ले आए। ठीक है? तो इस तरह फिर अपने तकिए के नीचे रख के सो जाए। आप देखेंगे कि जो जो भी आपको आंसर मिलना था कि क्या नेगेटिविटी है एक्चुअली, वो आपको सपने में आंसर में पता चलेगी। साथ ही कई सारी बार अपने जो जोन होते हैं वो नेगेटिव जोन में अपना बेड आ गया है ना, या तो ये गोमती चक्र आप इस्तेमाल कर सकते हैं वहां पे अपने बेड के पास में, ताकि आपको जो भी नेगेटिविटी है वो दूर हो सके। उसी तरह वैदिक में बहुत ही चमत्कारिक उपाय है आपका पीली सरसों का। फिर पीली सरसों से क्या है आपका, ये ना, इसमें जो कहते हैं ना आपके आयरन की मात्रा में शनि का होता है, ये जुपिटर और शनि इन दोनों का रिप्रेजेंटेटिव होता है। इसको आप कहीं भी नेगेटिविटी उतारने के काम ले सकते हैं। ठीक है ना? इसको अभिमंत्रित करके यूज कीजिए और इसको पहले तो थोड़ा साफ कर ले, सुखा ले इसको, ठीक है, ताकि इसकी नेगेटिविटी खत्म हो जाए। फिर कई बार जो लोग डरते करते हैं या बहुत नेगेटिव जोन में है, तो इसका पीली सरसों का तकिया बना ले या इसका गद्दा बना ले पूरा भर के, और अपने बेड के नीचे डाल दें मैट्रेस के जैसे। देखिए आपको बिल्कुल भी जो है नेगेटिविटी नहीं फील होगी। ये तो मैं अभी आपको कुछ कुछ बताते चल रही हूँ, अभी तो बहुत सारे इनके, गोमती चक्र को डिस्ट्रॉय क्यों करना है आपको? ठीक है? तो इस तरह से आपको पीली सरसों जो है ये अपने सिरहाने रखनी है। ठीक है? बहुत ही बढ़िया उपाय है इसका। इसके अलावा भी हम पीली सरसों को बहुत सारी चीजों में यूज करते हैं। हम इसको क्या बोलते हैं, उसारे में यूज करते हैं नेगेटिविटी। साथ ही हम इसको, अगर जिसका सपोज डोर है, डोर की नेगेटिविटी हटानी है आपको, तो एक लाल रंग की पोटली ले, कपड़ा ले, उसमें पीली सरसों की पोटली बना के आपका जो बंधनवार है ना उसके दोनों साइड में आप बांध दे, तो कोई भी नेगेटिविटी घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। ये बहुत ही सबसे सिंपल है। फिर मैंने आपको पहले दिन याद है आपको पोटली बताई थी कि ये पोटली एलिमेंट पोटली बनाइए, तो वो एलिमेंट पोटली में भी पीली सरसों हम यूज करते हैं। पीली सरसों हम दिग्बंधना में भी यूज करते हैं ताकि हमारे घर की सारी नेगेटिविटी अराउंड चली जाए। तो बहुत सारे ऐसे यूटिलाइजेशन है पीली सरसों के। वास्तुविद के तो बैग में एक पोटली पीली सरसों की हमेशा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कहीं भी जाते हो आप तो पहले इसको डालो, तो वहां से नेगेटिविटी हट जाएगी, आपके ऊपर नहीं आएगी। हम वास्तु रजिस्ट्री करते हैं तो पहला काम ये करते हैं कि पीली सरसों डाल के पूरे दिग्बंधना कर देते हैं, है ना, सारी एनर्जी सब
ठीक कर लेते हैं, पॉजिटिव करते हैं। फिर रजिस्ट्री करते हैं। रजिस्ट्री में भी हम क्या करते हैं, वो एक बंदा तो नारियल लेके चलता है, उसके साथ में हम पीछे से एक, आगे एक व्यक्ति पीली सरसों डालते हुए चलता है, ताकि कोई भी नेगेटिविटी उस वक्त उभर के नहीं आए उसके ऊपर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं चीजें, क्योंकि अगर वो उभर के आई नेगेटिविटी, तो आप हैंडल ही नहीं कर सकते हैं ना, फिर आपको प्रॉब्लम होगा। ऐसे हमने बहुत सारे केसेस में देखा है। तो इसीलिए पीली सरसों बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। ठीक है, और इसका यूटिलाइजेशन वैदिक वास्तु में बहुत ज्यादा होता है। वास्तु रजिस्ट्री वगैरह में भी करते हैं हम लोग, और उसके अलावा हमेशा दिग्बंधना में किया जाता है। एक बार तो एक क्लाइंट के यहाँ गए हम लोग ने, वास्तु रजिस्ट्री की। उसके बाद ना सिर्फ 5 अलग अलग नारियल रखते हैं, ठीक है, अलग अलग एलिमेंट के। आप देखेंगे नेक्स्ट डे उसमें हम आवाहन करते हैं, और उसमें जो भी नेगेटिव एनर्जी है, जो एनर्जी वहां से जाना चाहती है, जबरदस्ती फंसी हुई है उस जगह पे, तो उसका उसको हम नारियल में आने के लिए मतलब इच्छा जाहिर करते हैं कि हम आपको छोड़ आएंगे कहीं भी। तो लिटरली नारियल का वजन बदल जाता है जिसमें आके बैठते हैं। कितना होता है नारियल में, इतना छोटा सा तो नारियल होता है, उसमें इतने कितने, मगर लोग वजन बदलता है। स्पेशली जो जोन में एनर्जीज नेगेटिव होती है, वो जोन वाला एलिमेंट जैसे है साउथ है सपोज, तो आपने जो साउथ के लिए जो नारियल बनाया है, उस नारियल का वजन आपको मिलेगा। इवन आप अपने ब्राउजर में चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि साउथ में दिखा रहा है ना, तो साउथ में से आई एनर्जी और फिर वो निकल गई। तो आपको फिर धीरे धीरे वहां पे जो है पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने मिल जाते हैं। तो इस तरह से जैसे हमें एज अ वास्तुविद बोले, या हम खुद का भी अगर वास्तु करना चाहते हैं, तो ये कुछ चीजें तो हमें आनी चाहिए। जब ये सारी चीजें हम कर रहे हैं, तब हमको लगेगा कि नहीं, अब हुआ है हमारा वास्तु कंप्लीट, है ना। फिर फ्रेग्रेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अपने यहाँ आसपास जो खुशबू होती, उससे पूरा माहौल चेंज होता है। ये तो आप अग्री करेंगे कि नहीं, कि अगर आपके आसपास एक अच्छी खुशबू वाला रूम फ्रेशनर वगैरह हम लगाते, तो अपना मूड एलिवेट हो जाता है, राइट। और अगर कोई बदबूदार जगह से पास होते हैं, तो अपना मूड भी खराब हो जाता है पूरी तरह से। तो सिर्फ ये मूड वाली एनर्जी की बात नहीं है, हमारे घर की एनर्जी भी जो है ये चेंज होती है। कई सारी अलग अलग कॉम्बिनेशन से अरोमा की धूप बनती है ना। धूप मतलब पाउडर बनता है इनका, जिनको आप यूटिलाइज करते हो, जैसे कि लैंड एनर्जी एनहांस करने के लिए। इसके लिए आपको कोई तोड़फोड़ करने की जरूरत तो है नहीं, सिंपल से आप वो लगाएं दिए दीप, इसके ऊपर वो कटोरी होती है, उस पे रख दें थोड़ा सा धूप, बढ़िया से खुशबू पूरे में फैल जाएगी। ठीक है। और अलग अलग टाइप के लिए अलग अलग धूप होती है, लैंड एनर्जी अलग होती है, बिजनेस एनर्जी का कॉम्बिनेशन अलग होता है। तो वो धूप वगैरह आप यूज कर सकते हैं। कंसंट्रेशन एंड मेमोरी के लिए अलग होती है। फिर कहीं किसी किसी की यहाँ नजर बहुत लगती है, नेगेटिव चीजें ज्यादा होती है उनके अराउंड, है ना, तो उसकी भी एक अलग धूप होती है। तो उस तरह से आप यूज कर सकते हैं, उसका कॉम्बिनेशन चेंज होता है। देखने में तो आपको पाउडर जैसी ही दिखेगी, ठीक है। फिर प्लांट्स, प्लांट्स बहुत सारे इंपॉर्टेंट रेमेडी है आपके लिए, क्योंकि ना ये 90% एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। ये ऐसे ही नहीं, इनकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बट ये हमें बहुत चीजें देते हैं। ये फल फूल तो देते ही देते हैं, ऑक्सीजन भी देते ही देते हैं, प्लस अगर आपको यूटिलाइज करना आ जाए प्लांट्स की एनर्जी को, तो आप बहुत बढ़िया तरीके से जो भी जोन की एनर्जी डिप्लीटिंग है, उस जोन में इन पर्टिकुलर प्लांट्स को लगाकर एनर्जी एनहांस कर सकते हैं कॉस्मिकली। अब जैसे तुलसी है, तुलसी को आप लगाइए नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक पूरे में लगाइए, बढ़िया आपकी जो मर्क्यूरी है, जुपिटर है और सन, तीनों की एनर्जी आपकी बहुत बढ़िया से बैलेंस हो जाएगी। नारियल का पेड़ है, नॉर्थ ईस्ट में लगाइए, ऐसे ऊंचा पेड़ है बट फिर भी वो सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी लाता है, ठीक है।
फिर आप लगाइए मनी प्लांट लगा लीजिए आपका, नॉर्थ में लगाइए, नॉर्थ से लेकर नॉर्थ ईस्ट ईस्ट तक भी लगाइए। साउथ ईस्ट में भी मनी प्लांट लगा सकते हैं, बहुत बढ़िया उसका असर आता है आपको। ठीक है। फिर आप श्वेतार की जड़ ला के रखिए, विधिवत तरीके से लाइए, इसको घर में नहीं लगाना है, ये बड़ा वृक्ष है, ये बाहर ही ठीक है ना। बट क्योंकि दूधिया प्लांट भी है तो मिल्की प्लांट्स को हम लोग नहीं लगाते घर के अंदर। बट इसकी जो जड़ है ये आपके लिए उपयोगी है, उसको ला सकते हैं आप विधिवत तरीके से। उसको अपने ईस्ट का डोर है आपका, ये इसमें सबसे ज्यादा सन की एनर्जी होती है, ईस्ट का डोर है उस पे लगाइए आप श्वेतार की जड़ को, बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा। फिर पलाश है आपका, साउथ ईस्ट में लगाइए, इसमें इससे एनर्जी आपकी बढ़ेगी। बट ये बड़े प्लांट्स है, अगर आपका घर बड़ा है या आपके घर के पास बड़ा गार्डन वगैरह है तो वैसे यूज कर सकते हैं आप, है ना, छोटे घरों के लिए नहीं है ये पेड़। ठीक है। अब आपका शमी का पेड़, शमी का पेड़ लोग बहुत ले आते हैं, बहुत चला बीच में कि वेस्ट में लगा लो, वेस्ट में लोगों ने लाला के शमी के पेड़ घर में बिठा दिया, और घर में बिठाते ही कोई ना कोई परेशानी एक एक करके आती चली गई। क्यों? क्योंकि शमी का पेड़ ऐसा है जो कि बहुत ज्यादा नेगेटिव, कहते हैं आत्माएं उस पे वास करती है, इसीलिए उसको घर में नहीं लगाना है। ये आप बहुत ही अच्छे से बोल्ड में मार्क कर लो। ठीक है। शमी का पेड़ बाहर गार्डनों में ठीक है, आपके घर में ठीक नहीं है। आप क्या करो, शमी की लकड़ी भी लेके आके वेस्ट में रख दोगे ना तो आपका काम हो जाएगा, आपकी शनि की एनर्जी बढ़िया हो जाएगी। वो है, ब्लू कपड़ा लो एक, उसमें शमी की लकड़ी बांध दो। अब जड़ तो लेने कहाँ जाओगे, इतना बड़ा पेड़ तोड़ोगे तो अच्छा बात नहीं। पेड़ है ना, बिना बात के तोड़ने नहीं चाहिए, पेड़ों का क्या बहुत बड़ा महत्व होता है अपने इसमें। इवन नक्षत्रों के भी पेड़ होते हैं, हर नक्षत्रों के पेड़ होते हैं, कभी भी उनको काटना नहीं चाहिए या उनको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ी रेमेडी है पेड़ तो। आपके नक्षत्र का कोई भी नेगेटिविटी है वो क्लियर हो सकती है अगर आप आपके नक्षत्र की पेड़ की को और मतलब प्रोत्साहन दे और ज्यादा बढ़ाए, है ना। जैसे अभी अब पुनर्वासु है, उनका बांस है, तो बांस अगर वो लगाएंगे जितना ज्यादा उनको फायदा होगा। बट अगर वो बांस काटेंगे कि भाई मैं इसको कुछ प्रोडक्ट बना के सेल करूं तो नुकसान होगा, और ऐसा बहुत सारे केसेस में हुआ है। तो इसीलिए प्लांट्स की एनर्जी जो है थोड़ा सा देख के पॉजिटिव तरीके से जो जोन में जो प्लांट आता है उसको करना चाहिए। इवन कई बार पीपल वगैरह उग जाता है, उसको विधिवत तरीके से हटाना चाहिए क्योंकि वो घर का प्लांट नहीं है। कभी कभी हमारे घर के अंदर बहुत पुराना बड़ा बड़ा पेड़ होता है, नहीं फायदे का होता है, तो आप उसको उसके चारों बाजू तुलसी उगा दीजिए, कोई अच्छे पॉजिटिव पेड़ उगा दीजिए। अब तुलसी भी अपनी साउथ ईस्ट के आगे नहीं, साउथ की तरफ नहीं डालते हम, है ना, ये भी एक ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से हम बहुत सारी एनर्जी बैलेंसिंग कर सकते हैं प्लांट्स के थ्रू। उसके मैम फ्रूट्स अलावा के लिए, फ्रूट्स के बारे में बता दीजिए, फ्रूट्स के पौधे। फ्रूट्स के पेड़ घर में लगाने ही नहीं चाहिए, फ्रूट्स के फल के क्योंकि वो सही नहीं है हमारे लिए। अपराजिता नॉर्थ में लगा सकते हो आप, ठीक है। मैंगो जामुन वगैरह नहीं लगाने हैं, अनार वगैरह नहीं लगाना है, अनार भी बहुत नुकसान करता है, बहुत ज्यादा नुकसान करता है अनार का पेड़, घर में एक्सीडेंट्स वगैरह तक के केस हो जाते हैं, बहुत नेगेटिविटी आती है तो उन्हें दूर ही रखना चाहिए, है ना। नहीं, नींबू वगैरह ये सब चीजें एक्चुअली नहीं लगानी चाहिए, फल फूल घर में फूल लगाइए, फ्रेग्नेंट वाले प्लांट्स लगाइए, कांटे वाले मत लगाइए, ठीक है। तो मैम फल और सब्जियां नहीं लगानी है। हाँ, सब फल और सब्जियां नहीं लगानी है, राइट। तो इसीलिए प्लांट्स की भी एनर्जी पॉजिटिव तरीके से आप यूटिलाइज कीजिए, है ना। हर चीज अच्छी होती है बट कब, जब उसका प्रॉपर उसकी जो प्रोज एंड कॉन्स देख के, कहाँ सही है कहाँ नहीं है वो देख के करें। कोई भी चीज अति भी नहीं करनी चाहिए हमें, है ना। ये चीज, अब कुछ नेचुरल चीजें हैं जो हम बहुत ज्यादा एनर्जी बैलेंसिंग के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। ये सारी मैं आपको बिना तोड़ फोड़ की चीजें बता रही हूँ जो आपको बहुत ही तुरंत एनर्जी बैलेंस करने में हेल्प करेंगी, राइट।
बहुत सारी जड़ें होती हैं, जैसे श्वेतार की जड़, अपमार की जड़ है, काला धतूरा है आपका, काली हल्दी है, अ, नागर मोथा, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम एक तो इसको अपने जो एडवांस चीजें हैं जैसे ब्रह्मनाभि है, दहली स्थापना है, उन सब में डोर जोन के हिसाब से यूज करते हैं। साथ ही सप्त मिट्टी यूज करते हैं, सप्तमिदा। अब जैसे क्या कहते हैं, हमारी जो लैंड की एनर्जी खराब होती है, तो इसको हमें पॉजिटिव एनर्जी का सपोर्ट देना पड़ता है, तब हम यूज करते हैं सप्तमिदा। अपने चबूतरे में डालते हैं, ब्रह्मनाभि डोर पावर में डालते हैं। कौन कौन सी डालते हैं? एक तो गाय गौशाला की मिट्टी भी बड़ी काम की होती है, फिर आपकी वृक्ष को आपकी जो क्या कहते हैं, गाय के सिंग की लगी हुई मिट्टी भी काम की होती है, फिर गौशाला की मिट्टी भी काम की होती है, हाथी की शाला की मिट्टी, नदी की मिट्टी, समुद्र की मिट्टी, आपके राजमहलों की मिट्टी जो है, ये सारी चीजें भी आपकी बहुत एनर्जी को पॉजिटिव करती है। पीली, देखिए आप लोग ये तो जानते होंगे ना कि अलग अलग टाइप की मिट्टी होती है अलग जगह की, तो उसका असर अलग होता है। जैसे पीली मिट्टी है तो बहुत फायदे की होती है, बहुत प्रॉस्पर करते हैं लोग वहां पे। सफेद मिट्टी का भी बहुत पॉजिटिव है। काली मिट्टी है तो थोड़ी सर्वेंट टाइप का, मतलब उतना प्रॉस्पेरिटी नहीं लाती है, काम ही काम लाती है। तो इस तरह से नेचुरल चीजों का वैदिक वास्तु में बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन किया जाता है। गुंची हो गई आपकी, सफेद सरसों हो गई, इन सब से तो अपन बहुत ज्यादा अबेंडेंस को अट्रैक्ट करते हैं। फिर अगर किसी की हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप निर्गुंडी की जड़ डालें, किसी के घर में बार बार बीमारियां आ रही हैं तो निर्गुंडी की जड़ यूज होती है। अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही है तो आप अपमार की जड़ यूज कीजिए। श्वेतार की शादी वगैरह नहीं हुई तो पर्पस के हिसाब से हम जो है यूज करते हैं। अब सैफरन, केसर, ये तो बहुत चमत्कारी उपाय देता है। सब जानते हैं केसर तो जुपिटर केतु का उपाय है ना, बट इसके अलावा भी ये बड़ा पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करता है। जब आप केसर का स्वस्तिक सगुन में बनाएंगे, है ना, तब ये बहुत आपको अमेजिंग रिजल्ट देगा। अच्छा, कई बार आपने देखा होगा कि आप स्वस्तिक बनाते हैं और स्वस्तिक मिट भी जाता है, ऐसा हुआ है? ऑब्जर्व करना कभी, अब अगर पहले कभी नहीं किया है आपने तो, स्वस्तिक बनाया आपने और वो मिट जाता है तुरंत। क्यों मिटता है वो जल्दी? क्योंकि वहां नेगेटिविटी ज्यादा है। ये वन ऑफ द एनर्जी टेस्टिंग मेथड भी है। तो आप कभी किसी के घर वर जाएं वहां की एनर्जी चेक करने के लिए, तो वहां पे बनाएं आप इसको, स्वस्तिक को, केसर के, और अगर वो मिट जाता है तो समझिए वहां की एनर्जी बहुत ज्यादा आपको ठीक करने की जरूरत है। ठीक है, और साथ ही साथ आप चारों कोनों में भी अपने स्वस्तिक और क्या कहते हैं, बीजाक्षर वाली एलिमेंट की रेमेडी कर सकते हैं, उससे आपको लिखना है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट नेचुरल जो मटेरियल है हमारे ना, उससे आप बहुत ज्यादा अच्छी रेमेडीज कर सकते हैं। अब देखिए, आप जो साउथ ईस्ट का कॉर्नर है आपका, नॉर्थ ईस्ट से चालू करते हैं। नॉर्थ ईस्ट में आप क्या करेंगे, आप चांद के शेप में, ठीक है, इसके अंदर स्वस्तिक बनाएंगे केसर से। उसकी एक दीवार पे स्वस्तिक बना लीजिए और एक दीवार में आप लिख दीजिए वम। है ना, ये केसर से बना के लिखिए आप। ठीक है, तो ये आपका हो गया नॉर्थ ईस्ट में। फिर आप आ जाइए साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट में क्या करें, ऐसे ट्रायंगल बनाए इन्वर्टेड, फिर इसमें बनाए स्वस्तिक, केसर से स्वस्तिक बनाए। फिर एक और ट्रायंगल, अब यहां लिखे रम। मैम, राइट वे ऑफ मेकिंग स्वस्तिक लोग पूछ रहे हैं। सेंटर से बनाते चलो, कोई उससे और कोई ज्यादा टेक्निक नहीं है, सेंटर है। आप एक बार
बनाकर बता दीजिए। 1 मिनट, मैं पहले ये कंप्लीट कर लूं, है ना, मैं बताती हूँ। फिर साउथ वेस्ट में आप ऐसे रेक्टेंगल बनाए, ठीक है, उसमें आप स्वस्तिक बनाए। सेंटर से बनाते जाना है बस, और कुछ नहीं। पहले उसके चारों साइड्स बनानी है, फिर उसको साइड में उसके ये लाइंस बना देनी है, और सेंटर में। ओके। फिर आ जाइए अपने नॉर्थ वेस्ट में। यहाँ पे आप बनाइए फ्लैग टाइप, फ्लैग शेप है ना, इसमें स्वस्तिक बनाए। अब इसमें लिखेंगे आप यम। हाँ, सब केसर से बनेगा, ठीक है, सबका केसर से ही लिखना है आपको। बाकी आप इसमें चलिए। शेप कलर वगैरह अपना और एनहांस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिजाइन डिजाइन जो भी करना है कर सकते हो आप। तो ये बढ़िया सी रेमेडी है, आप लोग इसको जरूर करें केसर से। केसर बहुत, केसर से भी बड़ी अमेजिंग रेमेडीज होती है। देखो कई बार हो सकता है कि आपका जो क्लाइंट है या आप खुद भी हैं तो उतने सक्षम नहीं है। हाँ देखो, दीवार है ना अपनी, दीवार में से कोना हो गया, जैसे ये एक दीवार हो गई हमारी, एक ये दीवार हो गई, तो एक दीवार पे स्वस्तिक, एक दीवार पे रब, ऐसे करके चारों कॉर्नर्स में आप बनाएं। फिर ये तो हो गई हम लोग जो रेमेडी बिना तोड़ फोड़ के जितनी एलिमेंटल लेवल पे कर सकते हैं, है ना, करेक्टिव कर सकते हैं, और ये सारी कर सकते हैं। उसके बाद भी कई बार काफी सारी चीजें हैं जो इससे सॉल्व नहीं हो सकती हैं। जैसे अब मैंने कहा आपकी स्टेयरकेस है, आपका गड्ढा बना हुआ है कहीं, आपका ओवरहेड टैंक का प्रॉब्लम है, सेप्टिक टैंक का प्रॉब्लम है, कई बार कुछ अजीब सा ही शैफ्ट वगैरह भी है, या आप टॉयलेट की रेमेडी करना चाहते हैं जो एग्जिस्टिंग टॉयलेट है, या फिर आप बना रहे हैं कुछ, तो उन सब में हमें जो है एडवांस लेवल की वैदिक रेमेडीज करनी पड़ती है ना। तो वहां हमें रिचुअल्स भी काम आते हैं, और अदरवाइज डिफरेंट इंस्टॉलेशन टेक्निक, मेटालिक नॉन मेटालिक सर्जरीज करनी पड़ती है। अब देखिए, जैसे अभी कोई स्ट्रक्चरल इश्यूज है आपके, जैसे कि स्लोप सही नहीं है आपका, है ना, या आपका अर्थ एलिमेंट इम्बैलेंस्ड है, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा है ना, स्थिरता नहीं आ रही है, स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, तो आप क्या करेंगे, आपका पृथ्वी तत्व खराब है तो चबूतरा बनाते हैं हम। चबूतरे में हम वैसे तो अपने ही चबूतरे पर्पस वाइज बहुत सारे अलग अलग चबूतरे बनते हैं, ठीक है, और पूरी विधि के साथ बनते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो साउथ वेस्ट कॉर्नर है उसमें इस तरह से 9 पिरामिड ब्रास के, जो कि लैंड पे होने चाहिए, ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, बट एक ओवरव्यू मैं आपको देती हूँ। इसको वहां बनाते हैं, मिट्टी से टचिंग बनाते हैं, और एक क्यूबॉइड शेप में, जैसे ये दिख रहा है आपको, इसके अंदर भी ये जो मैंने दिखाया ना ऐसे है। इसी को आप सिंगल लेयर बना सकते हैं, डबल लेयर बना सकते हैं, थ्री ट्रिपल लेयर बना सकते हैं। इसमें पर्पस के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट जड़ें डाल सकते हैं, इसमें डिफरेंट क्रिस्टल्स डाल सकते हैं, और अपना पर्पस, और ये बहुत ही कमाल का है रेमेडी।
इसको याद रखना, इट इज वेरी वेरी इफेक्टिव। किसी को भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है ना, जिसका काम अस्थिर है या जो भी, तो ये बहुत काम आती है। बड़ा इफेक्टिव है, बड़ा इफेक्टिव, 100% रिजल्ट है। हमने बहुत अच्छे रिजल्ट देखे इसके। अब दहली स्थापना देखो, घर घर का दरवाजा जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ, क्योंकि ये हमें आउटर वर्ल्ड और इनर वर्ल्ड से जोड़ता है। ठीक है। अब तो काफी पॉपुलर भी बात हो चुकी है कि 32 द्वार के दरवाजे हैं, उसमें से मगर सिर्फ 7 ही दरवाजे ठीक है। कौन से? E3, E4, S4, आपका W4, W5 और N4, N5। थोड़े हद तक N3 चल जाता है, ठीक है। अब क्या करें, इसके अलावा जब हमारा डोर होता है तो नेगेटिव एनर्जी लेके आता है। क्यों? क्योंकि वो पर्टिकुलर एनर्जी वहां नेगेटिव बन रही होती है। अब उसको हम रोके तो कैसे रोकें? वो जो टेप ऐसे चिपका देते हैं हम लोग, उससे कुछ नहीं होता है। वो बेवकूफ बनाने वाली बात है, अपने आप को कॉस्मिकली ठीक करने की बात है। बट उसके लिए आपको प्रॉपर दहलीज स्थापना करनी जरूरी है। जब हम दहलीज स्थापना करते हैं तो हम हर दहलीज की अलग अलग मटेरियल है, वो कौन से जोन में है उस पर बेस्ड उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल चलते हैं। गोबर का लेपन होता है, फिर गौमूत्र का यूटिलाइजेशन होता है, नेगेटिव जोन है, मस्कोवाइट लगता है, मेटल्स जाते हैं, क्रिस्टल्स जाते हैं इसके अंदर। और हर डोर का अलग है, किसी का भी सेम नहीं है। इसीलिए जोन पे बहुत ज्यादा डिपेंड रहता है। और जब आप इसको जैसे ही ठीक कर लेते हैं तो वहां की जो नेगेटिविटी है, वो चीज जो है आपकी कम हो जाती, खत्म हो जाती है। तो इसको कहते हैं एक्चुअली वर्चुअली डोर क्लोज करना, ब्लॉक करना, डोर की नेगेटिव एनर्जीज को ब्लॉक करना। इस तरह से होती है रियल से, और ये भी पूरी विधिवत तरीके से प्रॉपर मुहूर्त पे की जाती है। ऐसा नहीं है कि हमारा मन है, हमने कि पता चले कोई रिक्ता तिथि में ही उठा के कर दिया काम, भूमि शयन कर रही है उसी दिन कर दिया, तो ये नहीं चलेगा, है ना। तो इसकी पूरी विधिवत चीजें होती है। मैम इसीलिए शायद पहले जमाने में लोग वह घरों में दहलीज बनाते थे, बिना दहलीज के दरवाजे नहीं होते थे। आजकल फ्लैट होने लगे हैं। इसीलिए दहलीज नहीं होती है ना नीचे की, तो घर से कैरेक्टर फ्लॉज शुरू हो जाते हैं, मोरालिटी पतन होना शुरू हो जाता है। क्योंकि अब आप इतनी सारी नेगेटिव एनर्जी झेल रहे हो, तो वो धीरे धीरे आपके अंदर क्या करेगी, वो चेंज लाएगी, जो कि आपको एक्चुअली आपकी सोल जर्नी जो पॉजिटिव साइड बढ़नी है, उसको भी आपको तकलीफों में डाल देगी। और तकलीफों में अक्सर लोग थोड़ा मटीरियलिस्टिक ज्यादा डिसीजन मेक कर लेते हैं, है ना, ये चीजें। मैम और दहलीज सिर्फ किस चीज की बननी चाहिए उसके बारे में बता दीजिए। दहलीज हमेशा लकड़ी की होनी चाहिए, अच्छी लकड़ी की होनी चाहिए। सागवान की लकड़ी हो, बढ़िया है बहुत। जितना चंदन की लकड़ी होती थी पहले, अब वो बड़ा थोड़ा कॉस्टली चीजें हो गई है। आप कर पाए तो अफोर्ड वैसे कर सकते हैं, है ना। वैदिक वास्तु में इस पे भी काफी क्लियर दिया हुआ है कि कौन सी लकड़ियां यूज होती है। अ, फिर ये आपका पॉजिटिव डोर है। अगर सपोज अगर मेरा N4 ही है, बट फिर भी मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो मुझे उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा प्रॉस्पेरिटी के लिए। उसको भी मुझे एनहांस करना पड़ेगा, तो किसी भी तरह तो। बट वहां मटेरियल अब वो जोन के हिसाब से लगेंगे, अब यहाँ पे ब्लॉकिंग वाले मटेरियल नहीं लगेंगे। तो ये चीजें होंगी। हमें डोर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो सभी को कर लेना चाहिए, चाहे उसके यहाँ कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। सबको एक बार ये प्रॉपर दहलीज स्थापना करनी ही चाहिए। और वो जो आजकल क्या बोलते हैं, टाइल्स की स्थापना कर दे रहे हैं, स्टाइल से बना रहे हैं, वो भी थोड़ा गलत है। आप उसको हटा के लकड़ी की बनाएं, वो सबसे बेस्ट है। और उसके नीचे ये सारी चीजें डालें विधिवत तरीके से। अब ये आ गया हमारा ब्रह्मास्त्र, ब्रह्म नाभि। देखिए, ये भी, इसका भी विश्वकर्मा प्रकाश में बहुत अच्छा वर्णन है। ठीक है, ये घर के सबसे सेंटर में बनता है। इसमें भी कम से कम 12 प्रकार की नाभियां बनती है। नारा नाभि बनती है, डायमंड नाभि, गोल्ड नाभि,
फिर हेल्थ की नाभि बनती है अलग। तो जो आपकी जो भी चीज की प्रॉब्लम है उसके हिसाब से ये बनती है। और इसमें अलग अलग क्रिस्टल जलते हैं, पिरामिड जलते हैं, है ना, गोमती चक्र, सिट्रीन, और ऐसे बहुत सारी पूरी विधि होती है, पूरी पूजा करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको स्थापित करते हैं। एक चीज मैं डोर स्थापना में बताना चाहती थी, मैंने बहुत जगह देखा यहाँ पे ना डोर में स्वस्तिक और ओम रख देते हैं। इसको मत कीजिए। यहाँ पे भगवान का चिन्ह मत रखे, इन शॉर्ट बता दूं, क्योंकि आप उस पे से पैर लांग के जाओगे, वो गलत है, वो आपको नेगेटिव देगा। मैंने देखा, अभी बहुत ज्यादा देखा, यहाँ पे ऐसे स्वस्तिक वगैरह ऐसे डाल रखे हैं लोगों ने, है ना, ओम। बहुत गलत है। स्वस्तिक हमेशा आपकी कम से कम 6 फीट जितना नीचे हो अगर आपके पैर से, तो ही आप डाल सकते हैं। ये मुझे इसलिए ध्यान रहे क्योंकि ब्रह्म नाभि में हम लोग कई बार डालते हैं स्वस्तिक, अगर वो नीचे होती है। ये एक्चुअली ब्रह्म नाभि जो बनती है प्लॉट पे बनती है सबसे पहली बार। और अगर हमारी प्लॉट मिस हो गई है तो हम फिर इसको अपने जो बने बनाए घर है उसमें भी बना सकते हैं। और इससे हमारे सारे स्लोप के दोष भी दूर हो जाते हैं और ये नाभि जैसा काम करते हैं। पूरे घर के कोई भी दोष है, उस दो कॉर्नर के दोषों को आप यहाँ से एड्रेस कर सकते हैं आराम से। तो बहुत ही अमेजिंग काम करती है आपकी ब्रह्म नाभि। रेंटल में ब्रह्म नाभि कैसे करोगे आप? रेंटल में ब्रह्म नाभि करना मुश्किल है। अगर आपका ओनर देता है तो एक हम लोग गोबर की, मिट्टी की भी बनती ब्रह्म नाभि, वो कर सकते हैं आप, अगर आपका ओनर अलाउ करता है तो। नहीं तो तब तक आप दूसरी कीजिए, और जब आप रेंटल में शिफ्ट हो तब देख सकते हैं। मैम रेंटल में भी कर सकते हैं भ्रमण भी। बस ये है कि उनको एडिशनल खर्च आप, लगेगा उसमें, अगर उनको मालूम है कि लंबे समय तक रहने वाले हैं यहाँ पर, तो भ्रमण भी वो कर सकते हैं, क्योंकि वो तो दब जाता है तो किसी को पता भी नहीं लगेगा। हाँ वही ना, मतलब आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, ओनर को बोलना पड़ेगा भाई यहाँ पे हम कर रहे हैं ये। क्योंकि जो फ्लैट होगा उसमें आप 2-3 इंच ही ज्यादा कर खोद पाएंगे, है ना, स्पेशली अगर हाई फ्लोरी है तो। थोड़ा अगर आपका इंडिपेंडेंट वाला है तो उसमें तो आप खोद सकते हैं, खोदेंगे और फिर बाद में वापस से उसके ऊपर स्थापित कर देंगे। वापस से आप टाइल लगा देंगे, पता ही नहीं चलता कि यहाँ कुछ किया है, बट फिर भी ओनर से फिर परमिशन लोगे, है ना, ये चीज रहेगी आपकी। ठीक है। फिर देखो, प्रॉपर मंत्र हमारे वैदिक रिचुअल्स में दिए गए हैं। भूमि जागरण मंत्र, डिफरेंट विधि जब हम करते हैं तब हमें मंत्र करने होते हैं। तो उन सब की प्रॉपर विधि अवेलेबल है वैदिक वास्तु में। देखिए, ऐसे 3 एलिमेंट को सिग्निफाई करते हुए जो कुंड बनते हैं, सबसे पहले तो आपका बनता है ये स्क्वायर, जो कि येलो कलर से देखिए यहाँ डिजाइन हुआ हुआ है, ये अर्थ एलिमेंट को दिखाता है, ठीक है। फिर ये आपका रेड कलर का ट्रायंगल शेप में है, ये फायर एलिमेंट को दिखाता है, और ये जो सर्कल है ये आपका वाटर एलिमेंट को दिखाता है। तो इस तरह से इन तीनों को रिप्रेजेंटेटिव बना के जो है आप करते हैं हवन। और आपके ये हर लेवल पे हो सकता है, मतलब आपके घर में भी आप कर सकते हैं जो ऑलरेडी बना हुआ है और प्लॉट से चालू होता है भूमि जागरण का। वो बहुत ही इफेक्टिव मंत्र होते हैं वैदिक वास्तु में। फिर आती है आपकी वास्तु मंडला पूजा। ये सभी, कोई भी आप बड़ा दोष वगैरह का निवारण करें, मैं तो कहती हूँ हर साल कर लिया कीजिए, एक बार तो कम से कम कर ही सकते हो। पूरे 49 दीप जला के सारे ही देवताओं को जगाने के लिए हर एक के मंत्र के साथ ये पूजा की जाती है। ठीक है, पूरे विधिवत तरीके से, बहुत बढ़िया रिजल्ट्स हैं इसके भी। फिर शिलान्यास, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिचुअल है। ये पहली शिला, जब हम काम शुरू करते हैं ना पहली बार, तब इसको किया जाता है।
और ये आपका सूर्य किस राशि में है उससे डिपेंडेंट होता है कि आप किस जगह खड्डा खोदेंगे। खड्डा खोदने की भी अपनी विधि है ना, उसको ध्यान रखते हुए आपको करना है। और लास्ट में जब इसको बंद करते हैं तो ऐसे बंद करते हैं कि ये जो दीप है ना, ये दीप बुझे नहीं। तो वो आपके घर की जो है पॉजिटिविटी बनाए रखते हैं। ये कैसा, ये ना एक बीज है जो आप बो रहे हैं अपनी धरती में, ताकि पॉजिटिविटी बनी रहे। तो इस तरह की कॉपर की शिलाएं सबसे पहले आप रखते हैं, पिरामिड्स रखते हैं, क्रिस्टल्स रखते हैं अपनी क्षमता के अनुसार, और इसको बंद करते हैं। ये भी काफी अंदर तक होता है आपका गड्ढा, इसमें स्वस्तिक बनता है ना। तो इसीलिए ये काफी डीप में खोदते हैं हम लोग इसको। ये बनता है अपना पिशाच विधि में। शिलान्यास ब्रह्म नाभि का गड्ढा एकदम सेंटर ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है, और ये होता है आपका पिशाच विधि में। पूरा विधिवत पूजा होती है उसकी भी। फिर ऐसे 16 संस्कार होते हैं, जो भी आपकी लैंड है ना उसके ऊपर जो भी आप मतलब काम चालू कर रहे हैं, इन द सेंस ये जो सारी विधियां होती है आइडियली, ये सारी आपकी शिलान्यास के साथ साथ लग के उसी दिन में हो जाती हैं। पूरा पूरा दिन चला जाता है आपका ये सब करने में। तो वहां पे 16 अलग अलग प्रकार के जल होते हैं। फिर वायु के लिए, वायु प्यूरिफाई करने के लिए, ऐसे करते हुए पूरी लैंड में आप इसको छांटते हैं, है ना, ताकि पूरी जो भूमि है उसका शुद्धिकरण हो जाए पूरी तरह से। इसके लिए तो पूरा साथ में लोक संगीत, और कई बार क्या होता है कि गाय आती है, तो अगर कई बार होता है कि गौ माता आ जाती है यहाँ पे, तो बहुत ही वो शुभ अवसर होता है, जिससे आप लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कोर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। जो भी है पहले आप इसको भी तो देख लें कि क्या सारी चीजें होती भी हैं। अभी तो फिर इसी तरह जो आप प्लॉट की मार्किंग करते हैं उसको सरिया विधि कहते हैं, ये सारी तभी हो जाती है, स्टार्टिंग की ही विधियां हैं। अगर ये सही मुहूर्त पे सही टाइम से करें हम, तो ये बहुत अमेजिंग रिजल्ट देती है। कई बार है ना गलत मुहूर्त पे कर लेते हैं तो फिर हमें निष्ठापन भी करना पड़ता है। शिलान्यास का भी पूरा पूरा निष्ठापन कर सकते हैं आप, और उसको वापस से स्थापित भी कर सकते हैं। अब पिरामिड एनर्जी इंक्रीज करने के लिए वास्तु में शंकु स्थापना, ये नाम है। आपको अगर वैदिक क्या बोलते हैं विश्वकर्मा वगैरह में देखनी है तो शंकु स्थापना कहते हैं पिरामिड को। तो पिरामिड भी जो है ना, ये अपने भारत का दिया हुआ है साइंस। तो काफी सारी आप एनर्जी बढ़ा सकते हैं। पिरामिड नेगेटिविटी भी हटाता है और पॉजिटिविटी भी बढ़ाता है। तो जो कॉलम में जो नेगेटिविटी जनरेट होती है, देखो जहां भी आप सरिया डालोगे वहां पे आपका एनर्जी फ्लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फ्लो स्टार्ट हो जाए। तो अगर वो नेगेटिविटी अब आपको मारनी है, कम करनी है, तो आप पिरामिड यूज कर सकते हैं वहां की नेगेटिविटी हटाने के लिए। साथ ही जो हम लोग घर है उसमें अलग अलग क्या कहते हैं जो डिवीजन रूम्स बनाते हैं पूरा घर, तो वहां पे भी पूरी तरह से ग्रिड मार्किंग होती है। जैसे ये प्लॉट है हमारा, तो इसके कॉर्नर्स में हम ग्रिड बनाएंगे पिरामिड्स की, है ना। सिर्फ घर के मेन घर के नहीं, जब बनाते टाइम तो आपका अगर रूम है ना, किचन है, रूम है, तो उनके रूम्स की भी ग्रिडिंग करते हैं हम लोग, ताकि जो है पॉजिटिव तरीके से आप एनर्जी एनहांस कर सके। और किसी किसी का गलत जोन में जिनके बना हुआ है, तो वो लोग अब इसको स्थापित कर सकते हैं। जैसे किसी का किचन साउथ वेस्ट में है, तो चारों कॉर्नर में ग्रिड्स बना दो पिरामिड्स की। फिर यंत्र, ये तो देखो कई बार क्या होता है कि अपने खिड़की नहीं है नॉर्थ में, ईस्ट में भी विंडो नहीं है, डोर नहीं है, बंद है पूरा। अब उसमें और क्या विधि करोगे आप, पेड़ लगाने की जगह नहीं है, क्या करेंगे। तो यंत्र सबसे इफेक्टिव होते हैं। यंत्र सारी एनर्जी को बहुत ही पॉजिटिव तरीके से लाते हैं। शर्त एक ही है कि आपको पूरी विधि के साथ मुहूर्त पे फॉलो करना है, फिर रिजल्ट आता है। आजकल जो यंत्र सिखा देते हैं लोग एक एक दो दो दिन की क्लास में, है ना, वो बहुत ही नैरो है। एक तो पहले तो बहुत बेसिक वाले यंत्र है ना।
उसके बाद उसमें विधि तो सिखाते ही नहीं है। हम लोगों ने खुद इसकी पूरी क्लास कर रखी है, 3 दिन की, जिसमें पूरी पूरी विधि है और सारे टाइप के यंत्र हैं, बहुत सारे यंत्र हैं, वास्तु यंत्र भी है। तो बहुत अमेजिंग रिजल्ट है यंत्र का। फिर मिनरल्स एंड सॉइल्स, जो धरती है ना, इसकी एनर्जी नेगेटिव है सपोज, और आप बढ़ाना चाहते हो, या फिर कोई ठंडी पड़ी हुई धरती है ना, कोई 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 लोग अपना घर बेचना चाहते हैं, जमीन बेचना चाहते हैं, बिकती नहीं है, क्यों नहीं बिकती है? क्योंकि वहां की जो एनर्जी है वो ठंडी पड़ी हुई है। अब वहां पे हमको ये सारी चीजें यूज होती है, मिनरल्स यूज होते हैं, अलग अलग टाइप की सॉइल्स यूज होती है, कामा सिंदूर यूज करते हैं अपन। तो अलग अलग चीजें उसमें डालते हैं और करेक्शन करते हैं लैंड की एनर्जी की। फिर वो ऑटोमेटिक सेल होने शुरू हो जाती है। फिर काफी सारी चीजें होती है जहाँ लैंड में नेगेटिविटी आती है। अब टॉयलेट ट्रीटमेंट है, सेप्टिक है, कोई आपके घर में बार बार जो है ना, ये कर रहा है, क्या बोलते हैं, कुछ मंत्र वगैरह कर दे रहा है, बांध दे रहा है, कुछ कर रहा है, तो ये बहुत असरदार है। इसकी कीलन करें तो बहुत ही आपके जितनी नेगेटिविटी है वो रुक जाती है, फिर उन लोग असर नहीं होता है आपके घर में। ये सिंपल लग रहा है बोलने में और ये सिंपल ही है करने में भी, बट आप देखेंगे बहुत अच्छा रिजल्ट है। फिर कई बार हमको नॉन मेटालिक अंडरग्राउंड सर्जरीज करनी पड़ती है। अब आपको पता चला कहीं ऑल ऑफ सडन कुछ गड्ढा है तो वो गड्ढे को आपको पूरे सिस्टमेटिक तरीके से अलग अलग मटेरियल डाल के पूरा पैक करना पड़ता है। अब ये देखिए, ये है हमारा, ये एक गड्ढा घर के अंदर ही बना हुआ है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, उसको बंद किया है। ये आपका टॉयलेट बन रहा है, टॉयलेट की पाइप लगा रहे हैं, जोन गड़बड़ है, उसमें पूरा आपने मेटालिक सर्जरी करके, नॉन मेटालिक, अब यहाँ मेटल यूज नहीं हुए हैं। फिर काफी सारी जगहों पे हमें मेटालिक सर्जरी भी करनी पड़ती है, टॉयलेट का है, फिर शाफ्ट है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके का शाफ्ट का, जरूरी नहीं है कि एक ही तरह से। इसके लिए आपको कौन से टाइप से करना है सर्जरी अपने वास्तु में, उसके लिए आपको थोड़ा सा लैंड एनर्जी समझना जरूरी है, सरफेशियल करंट कैसे वर्क करता है उसको भी समझना जरूरी है। अब जनरली जो आपका मॉडर्न वास्तु, महावास्तु कहता है, वो आपका कॉस्मिकल बात कर रहा है। कॉस्मिकल बात से आपका 60% तो लैंड एनर्जी है, तो वो तो सिर्फ 40% जो कॉस्मिक एनर्जी है उस पे ही वर्क कर रहे हैं, उसका तो वैदिक में है ही उपाय, बट जो 60% है इसको कैसे हम इग्नोर कर सकते हैं? तो ये सारी चीजों को हमें वर्क करना पड़ता है। वैदिक वास्तु में इन सब का प्रोविजन है। देखिए, मैं समझती हूँ कि सब कोई चाहता है कि बिना तोड़फोड़ चीजें हो जाए, बिल्कुल कुछ भी ना करना पड़े, बस कुछ ऐसा रख के कर दे, बट यहीं आपको चोट पहुंचती है। यहीं पे आपके साथ आपका पैसा भी जाता है और आपको उपाय भी नहीं मिलता है। कुछ चीजें हम कॉस्मिकली सेटल कर सकते हैं, कुछ चीजों के लिए हमें थोड़ा सा एफर्ट लेकर करना पड़ेगा, बट ये चीजें बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट भी देती है ना। इसीलिए वैदिक वास्तु में दोनों ही टाइप की रेमेडीज है, आपकी विदाउट तोड़फोड़ की भी है, और जो थोड़ी सर्जरिकल, सर्जरी बोलूंगी मैं, तोड़फोड़ तो नहीं बोलूंगी, ये भी बहुत सारी, बट ये बहुत इफेक्टिव है, इसीलिए इसको एडवांस लेवल कहा गया। ये हर कोई नहीं करता है, इसको पूरा प्रॉपर विधिवत तरीके से सीख के हमें करना है। फिर मर्क्यूरी कीलन, जैसे मैंने आपको बताया ना, इस तरह से मर्क्यूरी का स्वस्तिक, पिरामिड और उसकी कीलन लेकर पूरा हम लोग करते हैं, तब जाके प्रोटेक्शन होती है पूरे लैंड की। फिर वास्तु अर्थिंग, जो कई बार हमारी कोई कोई मशीन्स बार बार खराब हो रही होती है, तो उसमें बहुत बड़ा हाथ होता है अर्थिंग से रिलेटेड। तो तब वास्तु में हम मेटालिक अर्थिंग करते हैं, तो उससे उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो बेसिकली क्या है कि हमें हमेशा पहले तो देखना है, अच्छे से डायग्नोस करना है कि क्या जरूरत है इस पर्टिकुलर वास्तु में इसको ठीक करने के लिए। फिर सबसे पहले जो हम नॉर्मल फिजिकल फंक्शनल चेंजेस कर सकते हैं उनसे हमें आगे बढ़ना चाहिए। फिर सेकेंड लेवल पे हमें एनर्जी बैलेंसिंग रिचुअल्स और रेमेडीज करनी चाहिए, और उसके बाद
भी नहीं फर्क पड़ा है, या और रिक्वायरमेंट्स है, आपने डायग्नोज किया नहीं भाई ये तो गड्ढा है, इसको तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, तो आपको फिर एडवांस वैदिक रेमेडीज की जो है हेल्प लेनी जरूरी है। तो हमेशा पहले रूट कॉज जानना है, खाली ऊपर ऊपर से सिम्टम्स को ट्रीट नहीं करना है। अब तो आप सबको पता है कि कहाँ क्या नहीं होने से प्रॉब्लम होता है, बट उसको कैसे ट्रीट करना है उसका सही तरीका जो है वो हमें हमारे वैदिक वास्तु में पता चलता है। अब इसी जर्नी को अगर यहाँ हमारा ये जो वैदिक वास्तु फाउंडेशन प्रोग्राम है इसका एजेंडा कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। बट अगर आप चाहते हैं कि इसी जर्नी को, वैदिक वास्तु के सीखने की जर्नी को आगे चालू रखें, तो हम लोग आपको एक प्रोग्राम का ऑप्शन दे रहे हैं जो कि है इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन इन वैदिक वास्तु। अब ये एडवांस लेवल का रहेगा, इसमें सारी ए टू जेड जितनी एडवांस चीजें हैं वो आपको बताई जाएंगी। वैसे तो हमारा कल इस पे वेबिनार है, बट आज आप लोगों को स्पेशली जो है हम प्री वेबिनार एक ऑफर लाए हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे मेरे बहुत पहले से स्टूडेंट रह चुके हैं। आप लोगों ने मेरे साथ काफी सारा कोर्स भी किया है और आप अब बहुत टाइम से पता भी कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों के साथ आज ही इसको शेयर कर देती हूँ। बाकी देखिए, ये है इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन इन वैदिक वास्तु, तो ये एडवांस लेवल रहने वाला है ना। वास्तु में अब ग्रेजुअली क्या होने वाला है, इसको भी जैसे आर्किटेक्ट इंटीरियर वगैरह कैसे स्कूल कॉलेजेस में आने लगे हैं ना, उसी तरह ये वैदिक वास्तु भी फुल फ्लेज आने वाला है। इसके पीछे बहुत सारे क्या कहते हैं, लोग कोशिश कर रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग, कि आ जाए, है ना, ये एक फॉर्मेट में, मतलब कोर्स के फॉर्मेट में प्रॉपर इंस्टीट्यूट के थ्रू। तो वहां पे आपको ये सर्टिफिकेशन बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि ये जो है IYO का सर्टिफिकेशन है, और ये 195 कंट्रीज, मतलब होल कंट्री में ये रिकॉग्नाइज्ड है। तो आपको कहीं पे भी ये करने के बाद जो है आप इस सर्टिफिकेट को प्रॉपर दिखा सकते हैं, ये पूरा आपको IYO से ही फिजिकल फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि हम सोला एज सोलार वी आर रजिस्टर्ड ओवर देयर। मैम फिर बात, स्क्रीन फुल फुल स्क्रीन कर लीजिए। स्क्रीन नहीं आ रहे, तो इस वैदिक वास्तु के कोर्स में हम क्या करने वाले हैं, हम पूरी जर्नी स्टार्ट से करने वाले हैं, जैसे इवोल्यूशन, हिस्ट्री, फंडामेंटल, सारी चीजें जो ऑलरेडी मैंने आपको फर्स्ट सेशन में भी बताई है फाउंडेशन के। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है लैंड सिलेक्शन। देखिए, लैंड वगैरह के बारे में कहीं पे भी इसकी एनर्जी के बारे में ज्यादा बातचीत हुई नहीं है, तो उसके बाद मगर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसकी प्रिंसिपल्स क्या हैं, लैंड एनर्जी कैसे एनालाइज होगी, टोपोग्राफी क्या देखनी है आपको, जियोलॉजिकली क्या चीजें कंसिडर करनी है आपको, आसपास के वास्तु से क्या कंसिडर करना है, प्लॉट्स कैसे साइज साइज से शेप, उसके आजू बाजू टी जंक्शन है, एंड है ना, डेड एंड्स हैं, एक्सटर्नल क्या चीजें इन्फ्लुएंस कर रही हैं, ये सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। इसका उसमें बात करने का एक फायदा यह है आपका कि आपको, अरे, आप एक प्रॉपर्टी को प्रॉपर तरीके से जो है सिलेक्शन कर पाएंगे, या फिर आपके पास जो प्रॉपर्टी आती है उसमें आप पहले से ध्यान रख के उसको अच्छा बना सकते हैं। बहुत सारी चीजें, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजों से भी बहुत फर्क पड़ता है ना। फिर हम बात करेंगे भूमि विभाजन, जैसे हमने पहले भी किया, वो एक छोटा बेसिक लेवल किया कि डायरेक्शंस देखी, हमने देखा कि कैसे जोन्स हमारे एक्यूरेटली मार्क होने चाहिए, उसी तरह हमारी विधियां भी प्रॉपर मार्क होनी चाहिए, हमारी देवता की जोनिंग भी प्रॉपर होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें, सारे प्रिंसिपल, कि कौन सी विधि में क्या चीज आ सकती है, कौन सी डोर कौन सी विधि में होता है ना, ये सारी चीजें हमको देखनी है, तो वो आएंगे आपकी। फिर हम बात करने वाले हैं एडवांस सॉइल टेस्टिंग के बारे में। लैंड की एनर्जी हम जो बार बार कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है, तो उनको हम किस तरीके से देखें, कैसे बताऊं मैं कि मेरी लैंड की एनर्जी अच्छी है या खराब है।
तो उसके लिए हम 20+ डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स आपको बताने वाले हैं, क्योंकि कई बार होता है कहीं एक अप्लाई कर पाते हैं, कई बार दूसरी ही अप्लाई कर पाते हैं। तो अलग अलग विधियों से कैसे करना है वो आपको बताया जाएगा, ताकि आप पूरी तरह से प्रॉपरली एनालाइज कर सके लैंड की एनर्जी को। और देखिए, इन सब चीजों का स्टार्टिंग टू एंड बेनिफिट है। कोई अगर प्रॉपर्टी एनालाइज करवाना चाह रहा है आपसे, तो वहां आप इसको यूटिलाइज करेंगे। किसी की कोई आ रहा है कह रहा है कि नहीं, अब मेरे को आर्किटेक्ट, मैंने खरीद ली है प्रॉपर्टी बट अब इसको मुझे बनाना है, तो आप सबसे पहले लैंड एनर्जी एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने से क्या फायदा होगा आपको, कि आपको पता चलेगा ना कि आपको क्या क्या करना है यहाँ। अगर लैंड एनर्जी खराब है तो सबसे पहले लैंड एनर्जी ठीक करेंगे आप, और लैंड एनर्जी ठीक करके फिर उसके ऊपर ओरिएंटेशन और बाकी का काम स्टार्ट होगा। अगर आपने पूरा डिजाइनिंग ऊपर ऊपर से अच्छा कर लिया बट आपकी लैंड की एनर्जी अच्छी नहीं है, तो आपको, आपका वास्तु फेल है। क्योंकि ओरिएंटेशन तो सिर्फ 10 से 20% रोल प्ले करता है, लैंड एनर्जी बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। ठीक है, तो इसीलिए हम देखेंगे कि कैसे पता कर सकते हैं हम डिफरेंट मेथड से। फिर हम हम प्रॉपर। इसी जी। बहुत सारे मॉल हमने देखे हैं कि खाली पड़े रहते हैं, प्राइम हम्म। लोकेशन होने के बावजूद भी। वो आपने लैंड एक एनर्जी। जगह पे करेक्शन भी करवाया था। हम्म। लैंड एनर्जी प्रॉब्लमेटिक रहेगी ना, तो आपका, जैसे सर ने अभी बताया कि मॉल भी काम नहीं कर रहा है, आपका घर होगा तो घर से भी ज्यादा कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं आएंगी आपको, या आप बेचना चाहेंगे तो नहीं बिकेगी। आप उसको रेंट पे चढ़ाना चाहेंगे, रेंट पे नहीं चढ़ेगी, प्रॉपर्टी खाली रह जाती है ना बहुत बार। तो वो सारी प्रॉब्लम्स होती है अगर लैंड एनर्जी खराब हो तो। फिर आप आ जाएंगे ओरिएंटेशन सीखेंगे। ठीक है, ओरिएंटेशन में तो सारी चीजें आ जाएंगी हमारी, A to Z, कि कौन कौन सी चीजें होती है एक स्पेस में। बेडरूम, किचन हो गया आपका, इंटीरियर प्लानिंग कंप्लीटली, फिर लिफ्ट, स्टेयरकेस वगैरह, ये सारी चीजें देखेंगे हम। इसके साथ साथ हम एक और इम्पोर्टेंट चीज देखेंगे कि अगर ओरिएंटेशन गलत है, या अगर इंटीरियर गलत है, अलग जोन में है, तो हमको क्या करना है हर एक के साथ। प्लानिंग से लेकर ऑलरेडी अगर दोष है तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे हम लोग, हर एक चीज को डिटेल में देखेंगे। मतलब मुझे लगता है एक एक चीज के लिए तो हमें एक दिन भी कम पड़ेगा। फिर हम जाएंगे डोर पे। डोर भी देखो, ओरिएंटेशन में अगेन मैं मार्क्स दूं तो 80% मार्क्स मेरे डोर को जाएंगे। डोर मेरा अच्छा है तो सब बढ़िया है। तो डोर की एनर्जीज देखेंगे, डोर पे क्या क्या चीजें अप्लाई होती है ना। देखो, आउटर वॉल डोर है, बाउंड्री डोर, और आपका मेन डोर है। मेन डोर आपका सही है मगर फिर भी आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो वो आपको रिजल्ट नहीं देगा। आप सोचो कि मैं मेरे घर के चारों तरफ डोर खोल के रख दूं, तो क्या उसका रिजल्ट आएगा। अगर अच्छे जगह पे डाल रहे हैं बट हमारा निकलने का रास्ता गलत है, तो कैसे होगा। तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। फिर डिफरेंट लैंड, जैसे भूमि की, शमशान घाट की भूमि का असर है, क्या करेंगे, है ना। और कहाँ लक्ष्मी द्वार कहाँ खोले, हेल्थ से रिलेटेड द्वार, क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, कर्ज द्वार क्या है। फिर आपका मृत्यु द्वार, चोर द्वार, एक्सीडेंट द्वार, ये सारी चीजों को हम चेक करेंगे। फिर हर जोन की, 32 जोन की, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के मटेरियल देखेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव के मटेरियल देखेंगे, कि कैसे और क्या विधि से उसको दहलीज वहां स्थापित करनी है, क्या मुहूर्त में करनी है। ये सारी चीजें हम डोर से रिलेटेड देखने वाले हैं। बहुत सारी चीजें हैं कि डोर की हाइट क्या होनी चाहिए, कितने दरवाजे होने चाहिए, ये सारी भी बहुत चीजें हैं ओरिएंटेशन से रिलेटेड। सर्वतोभद्र द्वार कैसे खोल सकते हैं हम लोग, है ना, ये चीजें देखेंगे। फिर आ गई आपकी, सबसे पहले हम नॉन डिमोलिशन बात करेंगे। जैसे आज आपको कुछ चीजें मैंने बताई कि बिना तोड़फोड़ के क्या क्या चीजें कर सकते हैं हम लोग, उन सब चीजों को और ज्यादा डिटेल्स में हम देखेंगे। मिरर, फ्लैग, एरोमा थेरेपी, गोमती चक्र को कैसे यूटिलाइज करें, पीली सरसों को, कलर्स, मेटल्स, सिंबल्स, इन सबको एनर्जी एनहांस कैसे करें इनके थ्रू। तो नॉन डेमोलिशन तो आई गई आपकी। उसके बाद आपकी आ गई एनर्जी एक्टिवेशन।
लैंड की एनर्जी को भी ना एक्टिवेट करना पड़ता है। हमें क्या लगता है कि ये हमने खरीद लिया तो अब ये हमारा है, या हमने रेंट पे लिया है तो ये हमारा है। नहीं, बट हमारे साथ साथ बहुत सारी एनर्जीज यहाँ पे अ, अभी भी मौजूद है, और हमें उनका ड्यू रिस्पेक्ट करना चाहिए। और वो करने के लिए हमें जो है सिस्टमैटिक तरीके से यहाँ एक्टिवेशन करना होगा, जैसे कि 45 देवताओं का एक्टिवेशन, भूमि जागरण मंत्र, इस तरह के हम एक्टिवेशन की रेमेडीज करने वाले हैं, मंत्रों के थ्रू करेंगे। मिनरल्स कैसे यूज करना है, यंत्र कैसे यूज करना है, जेम्स कैसे यूज करना है, पिरामिड्स कैसे यूज करना है, किस केस में मर्क्यूरी की रेमेडी लगेगी, तो ये सारी टेक्निक्स को हम सीखेंगे। फिर हम बात करने वाले हैं कि वास्तु रिचुअल्स की, गर्भ विन्यास यानी शिलान्यास कैसे करना है, ब्रह्म नाभि कैसे बनानी है, वास्तु मंडला पूजा कैसे होगी, उसके मंत्र क्या होंगे, और 16 संस्कार क्या होगा, कैसे होगा, भूमि पूजन। फिर इस तरह के हमारे रिचुअल्स जो भी हैं, जो करने ही चाहिए हर एक को अपने घर में, ये हम देखेंगे। इसका पूरा पूरा प्रोसीजर हम करने वाले हैं। फिर हम लोग करने वाले हैं एडवांस टेक्निक्स, जो कि जैसे मैंने आपको बताया ना, दहली स्थापना की पूरी टेक्निक होती है, वो करेंगे यूटिलाइज। चबूतरा कैसे बनाना है डिफरेंट पर्पस के साथ, कुछ नहीं तो 10 से 12 चबूतरे हम देखने वाले हैं। दहलीज कितनी हो गई अपनी, 32 दहलीज का मटेरियल हो गया। फिर आपका प्लानिटरी करेक्शन कैसे, ब्रह्मनाभि वगैरह कैसे यूज करेंगे, इनको देखेंगे हम लोग। फिर कौन सी चीजें हैं जो हमें हेल्प करेंगी, कि कट है अगर हमारे प्लॉट में, कैसे ठीक करें, एक्सटेंडेड है तो कैसे ठीक करें, है ना, अतिमरमा है तो वो पॉइंट्स कैसे ठीक करें, इरेगुलर शेप है प्लॉट का, कॉर्नर मिसिंग है किसी प्लॉट का, तो कैसे क्या ट्रीटमेंट करेंगे। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि एडवांस ट्रीटमेंट में अंडरग्राउंड सर्जरी करते हैं हम लोग, मेटालिक की करते हैं, कभी नॉन मेटालिक करते हैं, कभी मिनरलाइजिंग यूज करते हैं। तो ये सारी टेक्निक्स जो है आप सीखने वाले हैं इस प्रोग्राम में। फिर जियोपैथिक स्ट्रेस, सबको डरा रखा है कि जियोपैथिक स्ट्रेस है, जियोपैथिक स्ट्रेस है। ऐसा नहीं होता है। जियोपैथिक स्ट्रेस के कुछ फाइंडर्स होते हैं, पाथ फाइंडर्स होते हैं। हर चीज जियोपैथिक स्ट्रेस नहीं है ना, थोड़ी तो लैंड खराब होगी तो भी आपका एनर्जी खराब आएगा। बट जैसे आपने देखे होंगे कुबड़ पेड़ वगैरह होते हैं, है ना, या बी हाइव्स बहुत बन रहे हैं, इस तरह जो चीजें होती, कुछ पाथ फाइंडर्स होते हैं, तो वो देख के पता करेंगे कि दीमक लग रहे हैं आपके दीवालों में। ये सारी चीजें जो होंगी देख के पता लगाएंगे हम लोग कैसे है, फिर उसको ट्रीट करेंगे जियोपैथिक स्ट्रेस को, क्योंकि जियोपैथिक स्ट्रेस का हेल्थ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है ना। फिर आपको मैं सिखाने वाली हूँ आय वास्तु। अब आय वास्तु में हम क्या होता है, कई बार इट इज ऑल कैलकुलेशन बेस्ड, बेसिकली आय वास्तु यानी, आय वास्तु में पहले तो आप ये पता कर सकते हैं कि प्लॉट आपके लिए सही है कि नहीं है, ये धरती आपको फायदा देगी कि नहीं देगी। तो आप अपना जो है एक सर्विस तैयार कर सकते हैं, वो है प्रॉपर्टी सिलेक्शन की, जिसमें आप पहले से ही व्यक्ति को एक पर्टिकुलर फीस जो भी आप सही समझते हैं वो बताएंगे, और उसके बेसिस पे आप उसके लिए उसकी डिटेल्स लेके, उसकी प्लॉट की डिटेल्स लेके कैलकुलेशन करके उसको बता सकते हैं कि ये प्लॉट ठीक है, ये प्लॉट ठीक नहीं है। तो उससे उसका बहुत बड़ा नुकसान होने से वो बच जाएगा। ये चीज, या फिर खुद अगर कर रहे हैं तो भी आप ये सेम चीज अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि कई बार ना घर ही इतने छोटे छोटे होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं होते घर, या फिर ऑफिस स्पेस बहुत छोटा होता है, तो क्या करें वहां पे, फिर वहां आय से हम चीजें बनाते हैं, जैसे कि आपका ऑफिस का टेबल 5 की आय का बना दीजिए, आपका जो प्रमोशनल मटेरियल है वो बना दीजिए, डोर है 1 आय का, तो इस तरह डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंशिएशन है। तो आय वास्तु इज कैलकुलेशन बेस्ड वास्तु, और उससे अगर आप अपने घर की चीजें या आपकी स्पेस की चीजें बनाएंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। ये स्पेशली छोटे स्पेसेस में ज्यादा लगता है। फिर हम इन सब का प्रैक्टिकल केस स्टडीज लेंगे, डिफरेंट तरीके का आपका लेंगे, कुछ हमारे पास से लेंगे। मोस्टली स्टूडेंट्स के तो वैसे ही अपने अपने केस होते ही होते हैं, तो इन सबको हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। साथ में इन सबको कैसे इन फॉर्म ऑफ कंसल्टेशन, मतलब प्रोफेशन बनाना है ना, दिस इज अ मेन
प्रोफेशन बिल्डिंग थिंग। आज के तारीख में वास्तु की बहुत डिमांड है और आने वाले तारीख में भी वास्तु की डिमांड बढ़ती जाने वाली है विद टाइम। तो आपको बहुत जरूर, और अगर आप फीमेल हैं, आप पार्ट टाइम जॉब या काम करते करते साथ में कुछ करना चाहते हैं, या आप रिटायर्ड हैं, है ना, तो भी आपके लिए ये बहुत अच्छा सूटेबल प्रोफेशन है, क्योंकि ये एक प्रोफेशन ऐसा है ना जिसमें आपकी एक्सपीरियंस आपको हर फील्ड की भी हेल्प करेगी और आप आराम से इन चीज़ों को कर पाएंगे। सो दैट मीन्स इट्स अ वेरी वेरी अपकमिंग प्रोफेशन विद द अमाउंट ऑफ, क्या बोलते हैं, जितना डेवलपमेंट हमारे आजू बाजू हो रहा है आजकल, तो बिल्डर्स भी आपसे डिजाइन करवा के ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता अगर हमने प्रॉपर्टी पहले से डिजाइन नहीं करवाई और हमारा वास्तु गलत हुआ तो हमारे प्लॉट या हमारे घर नहीं बिकेंगे, क्योंकि आजकल सभी लोग वास्तु देखकर घर खरीद रहे हैं। मुझे नहीं लगता कोई भी एक होगा, छोटे बच्चों को भी पता होता है कि अरे वास्तु देख लो, डायरेक्शन देख लो, इतना तो पता ही होता है, भले अगर उनको आपके जैसी नॉलेज ना हो, ठीक है, बट पीपल में अवेयरनेस आ चुकी है वास्तु को लेकर। इसीलिए बिल्डर्स के साथ भी आप टाई अप करके अपना काम कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। सो इट्स नॉट ओनली कि अब खाली वास्तु दोष निवारण नहीं रहा, अब तो पूरी वास्तु प्लानिंग से चीजें होती है। इवन आप अभिमंत्रित के प्लॉट वगैरह भी बिकवा देंगे ना, तो उसमें भी लोगों को आजकल अच्छा परसेंटेज मिल जाता है। तो ये सारी चीजें आप इस पर्टिकुलर कोर्स के साथ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन ऑन वैदिक वास्तु डिजाइन है, ये कंप्लीट एडवांस लेवल है, जिसमें कि आपको सभी तरह की जितना भी वास्तु में होता है, सबसे ज्यादा स्कोप वैदिक वास्तु में ही होता है, इजीली आप कवर कर लेंगे, और 195 प्लस कंट्रीज में ये वैलिड है। इसके साथ ना आपको जो भी ये हमारी वैदिक वास्तु फाउंडेशन की रिकॉर्डिंग्स वगैरह है ये भी मिलने वाली है। तो इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बोला था कि इन क्लासेस को भी बहुत सीरियसली लीजिए, जो मैं इस मैटर सिखा रही हूँ ये इम्पोर्टेंट ही है। तो वो रिकॉर्डिंग्स आपको एज बोनस मिलने वाली है इस कोर्स के साथ।